जो टॉपिक हम लोगों को करना है बच्चे, ठीक है, वो टॉपिक करना है गेम थ्योरीज, ठीक है ना, ठीक है, गेम थ्योरीज इन इंटरनेशनल रिलेशन। ये भी अब सिलेबस से बाहर कर दिया गया है। यूजीसी नेट के सिलेबस में गेम थ्योरी नहीं है बच्चे, लेकिन एमए पॉलिटिकल साइंस में गेम थ्योरीज पढ़ाई जाती है, ये ध्यान में रखना। यूजीसी नेट के सिलेबस में जब देखोगे ना अप्रोचेज और थ्योरीज, वहाँ पे गेम थ्योरीज नहीं है, लेकिन क्वेश्चंस तो आ ही जाते हैं, तो इसलिए हमें थोड़ा पता होना चाहिए कि गेम थ्योरीज है क्या और एक्चुअली गेम थ्योरीज का यूज कहाँ पे होता था, ये भी हमें समझना होता है बच्चे। वो एक्चुअली गेम थ्योरीज जो है बच्चे वो मैथमेटिक्स में यूज होना शुरू हुआ था, ठीक है। ये पॉलिटिकल साइंस के थ्रू डेवलप्ड एक कंसेप्ट और थ्योरीज नहीं है बच्चे। जो गेम थ्योरीज है, जो खेल सिद्धांत है, इसका जो उपयोग होता था मूलतः गणित में किया जाता था, मैथमेटिक्स में किया जाता था बच्चे। और जो गेम थ्योरीज है बच्चे, ये पॉलिटिकल साइंस यानी पॉलिटिकल साइंस में यूज में कब आया बच्चे? 1960 में। ये कहीं लिख लेना, मैंने लिखा नहीं है, जो तुम लोग को नोट्स मैंने भेजा उस पर 1960 में गेम थ्योरीज एक तरह से क्या हुई थी, वो प्रैक्टिस में आई थी। उससे पहले गेम थ्योरीज का इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में यूज नहीं, सॉरी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में भी यूज नहीं होता था और पॉलिटिकल साइंस में भी यूज नहीं होता था। 60 में गेम थ्योरीज आती है बच्चे, 1960 में। हाँ, जो गेम थ्योरीज है ये इतनी जो फेमस है वो किन स्कॉलरों के वजह से ये इतनी फेमस थ्योरीज है बच्चे, तो वहां पे नाम ध्यान में रखना है, वान न्यूमैन, ठीक है, और ऑस्कर मोर्गेस्टन, ठीक है। ये दो नाम है बच्चे जो गेम थ्योरी से जुड़े हुए लोग हैं बच्चे, जिन्होंने गेम थ्योरीज के बारे में बताया था, ठीक है। तब जब बताया तब ये एक तरह से पॉलिटिकल साइंस में नहीं, वो मैथमेटिक्स में ही गेम थ्योरीज यूज हो रही थी, ऑपरेशनल रिसर्च में होती है। गेम थ्योरीज का यूज इकोनॉमिक्स में भी किया जाता है बच्चे। जो एमए इन इकोनॉमिक्स करते हैं वो लोग गेम थ्योरीज पढ़ते हैं, अपने माइक्रो जो इकोनॉमिक्स होती है या अदर जो इकोनॉमिक के टॉपिक्स होते हैं, वहां पे वो लोग गेम थ्योरीज को पढ़ते हैं। लेकिन पॉलिटिकल साइंस में गेम थ्योरीज कब आई, तो 1960। ये तुम्हें अपने पेपर के लिए ध्यान में रखना है। गेम थ्योरीज डेवलप्ड बाय, यानी गेम थ्योरीज को फेमस किसने किया है या गेम थ्योरीज बनाई किसके द्वारा गई है, तो वहां पे वान न्यूमैन और ऑस्कर मोर्गेस्टन का नाम क्या करना है, ध्यान में रखना है बच्चे। और गेम थ्योरी जो पता चलती है वो किस बुक से पता चलती है, तो वहां पे एक बुक है बच्चे, वो है थ्योरी ऑफ गेम्स इकोनॉमिक बिहेवियर। वहां पे ये थ्योरीज लोगों को समझ में आई थी, पढ़ने को मिला था बच्चे, ठीक है, थ्योरी ऑफ गेम्स एंड इकोनॉमिक बिहेवियर। और ये बुक जो लिखी गई थी वो 1944 में लिखी गई थी बच्चे, ठीक है। अब जो बच्चे आते हैं कि गेम थ्योरीज का पॉलिटिकल साइंस में यूज किसने किया है, तो जैसे मार्टिन सुबिक, मार्टिन कैप्लान, थॉमस सेलिंग, डी ल्यूस, एच रेफा, ये जो स्कॉलर हैं बच्चे, इन्होंने पॉलिटिकल साइंस में गेम थ्योरीज का एक तरह से क्या किया था, यूज किया था बच्चे, ठीक है। गेम थ्योरीज का यूज इन्होंने पॉलिटिकल साइंस में किया था। इंटरनेशनल रिलेशंस, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में गेम थ्योरीज का जो यूज करने वाले स्कॉलर हैं बच्चे, उसमें मार्टिन कैप्लान का नाम तुम्हें ध्यान में रखना है, विलियम राइकर का नाम ध्यान में रखना है और थॉमस सेलिंग का नाम ध्यान में रखना है। पॉलिटिकल साइंस में तो सबको रख देना, लेकिन जब इंटरनेशनल रिलेशंस में गेम थ्योरीज का यूज किसने किया है, तो मार्टिन कैप्लान, ठीक है, मार्टिन कैप्लान, विलियम राइकर और थॉमस सेलिंग का बच्चे, ठीक है। अब गेम थ्योरीज होता क्या है बच्चे, गेम थ्योरीज का यूज क्यों किया जाता है, जैसे कहीं पे कंपटीशन है बच्चे, प्रतिस्पर्धात्मक परिस्थिति का अगर तुम्हें अध्ययन करना है, उस प्रतिस्पर्धात्मक परिस्थिति के अध्ययन के लिए तुम गेम थ्योरीज का क्या कर सकते हो, इस्तेमाल कर सकते हो। यानी कहीं पर कंपटीटिव एक इन्वायरमेंट है जहां पे दो देश आपस में कंपटीशन कर रहे हैं किसी चीज को लेकर, अगर उस विषय को मुझे अध्ययन करना है, उस परिस्थिति को अध्ययन करना है, उस इन्वायरमेंट को स्टडी करना है, तो उसके लिए मैं क्या यूज कर सकता हूं बच्चे, गेम थ्योरीज का यूज कर सकता हूं। आई बात समझ में? दो प्रतिस्पर्धा जहां पे है बच्चे, ठीक है ना, प्रतिस्पर्धा जो है, उस प्रतिस्पर्धा की परिस्थिति को अगर अध्ययन करना है तुम्हें, तो गेम थ्योरीज के द्वारा तुम उस प्रतिस्पर्धा के परिस्थिति को अध्ययन कर सकते हो बच्चे, एक परिणाम तक पहुंच सकते हो। जैसे यूजीसी नेट का पेपर जो है बच्चे, वो लगभग 10 लाख लोग फॉर्म फिल करते हैं,
ठीक है, 10 लाख लोग क्या करेंगे, फॉर्म को फिल करेंगे। पास कितने होंगे, 6%। 10 लाख में से 60,000 लोगों को मुझे क्या करना है, हर 6 महीने पे नेट और जेआरएफ मिलाकर क्वालिफाई कराना है। तो अब जर्नलिस्ट क्या होता है कि ये देखना पड़ेगा कि 10 लाख लोगों में से 10 लाख जो लोग हैं फॉर्म फिल, 10 लाख जितने फॉर्म जो फिल करें, क्या 10 लाख लोग परीक्षा में बैठ रहे हैं, 10 लाख लोगों के बीच में प्रतिस्पर्धा है, या 10 लाख लोगों में से 4 लाख लोगों के बीच में प्रतिस्पर्धा हो रही है, और उसमें से क्या हो रहा है, 60,000 लोग क्या हो रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं। तो इस परिस्थिति को अगर अध्ययन करना है तो यहां पर भी तुम गेम स्टडी का क्या कर सकते हो, गेम थ्योरीज का इस्तेमाल कर सकते हो बच्चे। गेम जैसे खेलते हैं, गेम खेला जाता है ना, लूडो तुम खेलते हो, बहुत तरह के तुम लोग गेम खेलते हो, तो उस गेम में क्या होता है, जितने भी कैंडिडेट होते हैं उन सभी में प्रतिस्पर्धा होती है। सभी प्रतिस्पर्धा क्यों कर रहे हैं, कंपटीशन क्यों कर रहे हैं, गेम को जीतने के लिए, अपने प्रॉफिट को अधिक करने के लिए, अपने लॉस को क्या करने के लिए, कम करने के लिए। यही तो गेम थ्योरीज के द्वारा समझने की कोशिश की जाती है बच्चे, कि कौन सा कैंडिडेट ऐसी कौन सी स्ट्रेटेजी का यूज किया जिससे कि उसे प्रॉफिट ज्यादा हो गया और उसका लॉस क्या हो गया, कम हो गया, और गेम को भी उसने क्या कर लिया, जीत लिया। इस परिस्थिति को अगर अध्ययन करना है बच्चे तो उसके लिए तुम्हें गेम थ्योरी की जरूरत पड़ती है। मैथमेटिकल तरीके से भी हम एक रिजल्ट पे क्या कर सकते हैं, पहुंच सकते हैं बच्चे। जैसे गेम होता है तो गेम में क्या होता है, दो होंगे कैंडिडेट या 2 से अधिक होंगे, ठीक है। गेम जो होगा बच्चे, बच्चे एक बार मैसेज डालो, उसको स्विच ऑफ बता रहा है उसका कॉल। हेलो, आवाज आ रही है सभी को मेरी? आवाज आ रही है सभी तुम लोग को? एक बार ना रीचा को तुम मैसेज करो बच्चे, ठीक है, क्योंकि ठीक है वो कॉल उठा नहीं रही है, तो एक बार उसे मैसेज कर दो, ठीक है। मैं कॉल फिर से अटैच कर रहा हूँ उसका, ठीक है। आवाज आ रही है ऋचा बच्चे? आवाज आ रही है तुम्हें? आवाज आ रही है? हेलो ऋचा, आवाज आ रही है? हेलो ऋचा, आवाज आ रही है बच्चे? कोमल, आवाज आ रही है बच्चे? प्रियंका, आवाज आ रही है? राजकमल, राजकमल, आवाज आ रही है? ऋचा, आवाज आ रही है बच्चे? आवाज आ रही है ऋचा? ठीक है। तो हम बात कर रहे थे बच्चे गेम थ्योरीज पे, ठीक है। तो मैंने स्कॉलर्स के नाम तो बता दिया तुम्हें, और ये भी मैंने बताया कि गेम थ्योरीज का यूज कहाँ पे करना है, ठीक है ना। गेम थ्योरीज को तुम्हें यूज कहाँ पे करना है, अगर कहीं पे प्रतिस्पर्धात्मक परिस्थिति है, अगर उस प्रतिस्पर्धात्मक परिस्थिति का अगर तुम्हें अध्ययन करना है बच्चे, तो वहां पे तुम गेम थ्योरीज का क्या कर सकते हो, इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कोई भी गेम होता है, उस गेम में प्रत्येक खिलाड़ी अधिकतम लाभ प्राप्त करना चाहते हैं और अपने हानि को क्या करना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं, न्यूनतम करना चाहते हैं बच्चे। इसे ही हम लोग गेम थ्योरीज बोलते हैं। आई बात समझ में?
और इसी गेम थ्योरीज को तुम लोग बच्चे दूसरे नाम से भी बोल सकते हो, कहीं लिख लेना उसको, मैक्सिमिनी प्रिंसिपल भी बोला जाता है। गेम थ्योरीज को मैक्सिमिनी प्रिंसिपल भी हम बोलते हैं बच्चे। आई बात समझ में? हेलो, मैक्सिमिनी प्रिंसिपल भी बोला जाता है बच्चे, ठीक है। इसको मैक्सिमिनी मतलब मैं अपने लाभ को अधिक करना चाहता हूं और अपने हानि को मैं क्या करना चाहता हूं, कम करना चाहता हूं। सिंपल सी बात है बच्चे, तुम इसको ना अपने सब्जेक्ट पर भी अप्लाई कर सकते हो। सब्जेक्ट पर अप्लाई कैसे कर सकते हो? 10 यूनिट है तुम्हारे पास, 10 यूनिट में से तुम उन यूनिट्स को ज्यादा बेहतर तरीके से करो जो तुम्हें एग्जाम में ज्यादा प्रॉफिट दे और नुकसान तुम्हारा क्या करे, कम करे। तो ऐसा नहीं कि गेम थ्योरीज का इस्तेमाल सिर्फ हम लोग बच्चे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कॉम्पिटिटिव कंडीशंस को या कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट को स्टडी करने के लिए यूज करते हैं। तुम इसको अपने पर डे की लाइफ में यूज कर सकते हो, अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी तुम स्टडी कर सकते हो कि भाई मुझे कौन कौन से टॉपिक्स जो है वो बेहतर तरीके से करके जाने हैं जिससे कि मुझे एग्जाम में एडवांटेज मिले, मतलब मेरा एग्जाम क्लियर हो जाए। और ऐसे कौन से टॉपिक नहीं करने हैं जो मुझे, ऐसा नहीं कि उस टॉपिक को तो मैंने कर लिया लेकिन जो टॉपिक मुझे करना चाहिए था वो टॉपिक क्या हो गया, उस टॉपिक को करने की वजह से छूट गए, और जो टॉपिक मैंने किया है एग्जाम की तैयारी के लिए उससे क्वेश्चन ही पेपर में नहीं, तो पूरा का पूरा तुम्हें क्या कर सकता है, लॉस ही कराएगा बच्चे। आई बात समझ में? थोड़ा तेज बोलो, आवाज नहीं तुम लोग की सुनाई देती है मुझे। आवाज आ रही है ना मेरी? हेलो, थोड़ा तेज बोला करो तुम लोग। अब आगे जर्नलिस्ट उसमें आओगे बच्चे, तो मार्टिन जो सोबिक हैं बच्चे, इस सिद्धांत का उन्होंने एक तरह से एक्सप्लेनेशन जो किया था वो गणितीय विधि के रूप में किया था, ठीक है। और खेल सिद्धांत यह मानता है कि निर्णय निर्माण परिस्थितियां खेलों के समान होती है। जैसे तुम कोई गेम खेलते हो बच्चे, उस गेम को जीतने के लिए तुम क्या करते हो, एक परिस्थिति का वेट करते हो, और जब परिस्थिति आती है बच्चे तो उस समय तुम कोई निर्णय लेते हो और निर्णय लेकर उस परिस्थिति से क्या करते हो, अपने आप को बाहर निकालते हो बच्चे। गेम थ्योरी जैसे खेल को जीतने के लिए हर समय परिस्थितियां परिवर्तित होती रहती है, निर्णय में भी क्या होता रहता है, परिवर्तन आता रहता है। उसी तरह से अंतरराष्ट्रीय राजनीति में मान लो कि सभी देश एक दूसरे के साथ गेम खेल रहे हैं, और गेम खेलते हुए वो क्या करेंगे, जैसी परिस्थितियां निर्मित होंगी उन परिस्थिति के अकॉर्डिंग वो लोग क्या करेंगे, निर्णय निर्माण करेंगे, और निर्णय निर्माण करके अपने आप को, अपने निर्णय निर्माण के द्वारा वो अपने लाभ को बढ़ाने की कोशिश करेंगे, अपने प्रॉफिट को बढ़ाने की कोशिश करेंगे, और अपने लॉस को क्या करना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं बच्चे। जैसे जब निगेटिव पेपर होता है बच्चे, मान लो कि कोई पेपर है, जैसे यूजीसी नेट में तो निगेटिव मार्किंग होती नहीं है, ऐसे बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं जहाँ निगेटिव मार्किंग होती है। तो उस निगेटिव मार्किंग के एग्जाम में लोग क्या करते हैं, सीधा उन क्वेश्चनों को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं जिस पे उन्हें पूरा कॉन्फिडेंस है, और जिस पे पूरा कॉन्फिडेंस है, और जिस कॉन्फिडेंस है, और ये भी लगता है कि इस क्वेश्चन को अगर मैं सॉल्व कर लेता हूं तो कहीं ना कहीं मैं इस एग्जाम को आसानी से क्या कर सकता हूं, क्रैक कर सकता हूं बच्चे। आई बात समझ में? तो गेम थ्योरीज के द्वारा तुम बच्चे कहीं कोई समस्या है, कोई विरोध हो रहा है, उस विरोध को क्या कर सकते हो, अध्ययन कर सकते हो बच्चे। कोई दिक्कत यहां तक? जब आओगे पेज नंबर 3 पे बच्चे, तो वहां पे खेल सिद्धांत के ना कुछ महत्वपूर्ण कारक बताए गए हैं, ठीक है, जिसमें 5 कारक हैं बच्चे, कॉन्फ्लिक्ट, खेल के नियम, विवेकपूर्ण व्यवहार, रण कौशल, क्षतिपूर्ति, ठीक है। ये 5 खेल के सिद्धांत होते हैं। तुम कोई भी गेम खेल रहे हो वहां पे इन्हीं सिद्धांतों को क्या किया जाता है, यूज किया जाता है बच्चे। जैसे विरोध में क्या होता है कि अंतरराष्ट्रीय संबंधों के खेल में राष्ट्रों का एक दूसरे से विरोध रहता है और प्रत्येक राज्य दूसरे राज्य को पराजित करने का प्रयत्न करता है, इसको विरोध बोलते हैं बच्चे। गेम में क्या होता है, हम एक, जब दूसरा पराजित होगा तभी मुझे लाभ प्राप्त होगा, अगर दूसरा पराजित नहीं हुआ तो मुझे लाभ भी प्राप्त नहीं होगा बच्चे। तो लाभ को अगर प्राप्त करना है मुझे तो पराजित करना पड़ेगा, तो विरोध हर जगह होता है। अंतरराष्ट्रीय संबंधों में विरोध होगा, एक देश दूसरे देश को क्या करेगा, पराजित करके अपने लाभ या अपने राष्ट्रीय हितों को क्या करना चाहता है, प्राप्त करना चाहता है बच्चे। आई बात समझ में? नॉर्मल जो गेम होते हैं बच्चे उसके भी कुछ नियम होते हैं, उसी तरह से अंतरराष्ट्रीय राजनीति में जो
कंट्रियां आपस में एक दूसरे के साथ गेम कर रही हैं, उसके लिए वो कंट्रियां नियम बनाती हैं, कुछ मापदंड बनाते हैं, और उसी नियम और उसी मापदंड पर वो क्या करते हैं, अंतरराष्ट्रीय राजनीति में गेम करते हैं, गेम खेलते हैं बच्चे। और उन मानदंडों का उन्हें क्या करना होता है, पालन करना होता है बच्चे। सिंपल सा नियम ये है बच्चे, सीधा समीकरण यही बनता है कि एक देश की विजय दूसरे देश की हानि पर निर्भर करती है। आई बात समझ में? एक अगर कोई देश जीत रहा है तो दूसरा देश हारेगा, तो उसकी हानि पे ही तो दूसरे देश की विजय क्या हो रही है, निर्भर हो रही है बच्चे। अगर तुम कल को सक्सेस प्राप्त करते हो तो कुछ चीजों की क्षतिपूर्ति पे हो सकता है कि तुम्हें सक्सेस प्राप्त हो, ऐसे सक्सेस नहीं मिलती है, ऐसे कोई गेम नहीं जीतता है। कोई किसी देश को अगर युद्ध को जीतना है बच्चे, तो उस देश के बहुत सारे सैनिक मारे जाते हैं, तब जाकर वो कहीं युद्ध को क्या कर पाता है, जीत पाता है। तो कहीं ना कहीं उसे एक क्षतिपूर्ति को भी क्या करना पड़ता है, उठाना पड़ता है बच्चे। आई बात समझ में? जैसे लूडो तुम खेलते हो तो तुम बोलते हो ना कि लूडो की जो गोटियां, पहली गोटी जो निकलेगी ना, जब डाइस पे 6 आएगा तब गोटी बाहर निकलेगी। ये क्या हो गया, खेल के नियम होते हैं, ठीक है। और यही नियम होंगे, ठीक है। 6-3 अगर आ गया तो आपका क्या होगा, वो जो आपको दिया गया था, टाइम जो दिया गया था, वो टाइम क्या हो गया, खत्म हो गया। जो आपके लिए समय मिला था, 3 बार आपने 6 ला दिया तो आपकी गोटी कहीं भी शिफ्ट नहीं करेगी, अगर 3 बार 6 आ गया तो ये आप क्या करते हो, नियम बनाते हो ना गेम खेलने के लिए। सेम इसी तरह के नियम तुम क्या करते हो बच्चे, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में बनाती हैं कंट्रियां, और कहते हैं कि सभी कंट्रियां इन्हीं नियमों और इन्हीं मापदंडों को क्या करेंगे, अपनाएंगे। और इन्हीं नियमों और इन्हीं मापदंडों को अपनाकर हर एक देश दूसरे देश को पराजित करना चाहता है और अपने लाभ को क्या करना चाहता है, बढ़ाना चाहता है। यही क्या होते हैं, खेल के नियम होते हैं बच्चे। आई बात समझ में? हेलो, समझ में आया या नहीं आया? सेकेंड है बच्चे विवेकपूर्ण व्यवहार। गेम को जीतने के लिए तुम्हारे पास विवेक होना चाहिए बच्चे। तो जो भी देश गेम खेल रहा है या जो भी खिलाड़ी होता है, वो हर समय एक विवेकपूर्ण व्यवहार करता है। वो वही रास्ता चुनता है जिससे उसे अधिक लाभ प्राप्त हो, और तुम वही निर्णय लेते हो जिससे तुम्हें अधिक लाभ प्राप्त हो। तो अंतरराष्ट्रीय राजनीति में जितने भी देश हैं बच्चे, वो क्या करते हैं, वही निर्णय लेना चाहते हैं जिससे कि उस कंट्री को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट्स मिले, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट मिले बच्चे। तो इसीलिए हर समय एक प्लेयर्स को रेशनल डिसीजंस लेना चाहिए, रेशनल मेकिंग डिसीजंस करने चाहिए बच्चे। ऐसा नहीं डिसीजंस होना चाहिए जिससे कि उसे अफसोस होने लगे, तो एक उसे तार्किक पूर्ण डिसीजंस लेना चाहिए। और लोक प्रशासन में मैंने पढ़ाया भी था बच्चे कि जब भी हमें तार्किक डिसीजंस लेना होता है, तार्किक निर्णय लेना होता है, एक तार्किक निर्णय तैयार करना होता है, उसके लिए मेरे पास क्या होनी चाहिए, सूचना होनी चाहिए बच्चे। तब जाकर कहीं ना कहीं मैं क्या कर सकता हूँ, तार्किक निर्णय ले सकता हूँ बच्चे। जब भारत ने T20 जीता, फर्स्ट T20 जब जीता था धोनी के, जब धोनी वो था टीम कैप्टन था बच्चे, तो उसने लास्ट समय में क्या हुआ, एक ऐसा डिसीजन लिया, एक ऐसे प्लेयर को भेजा जो पाकिस्तान टीम ने सोचा नहीं था कि उस गैलरी में भी कोई प्लेयर खड़ा हो सकता है जहां पे उसने हिट किया था। आई बात समझ में? तो कहने का मतलब हर समय एक निर्णय जो होने चाहिए वो क्या होने चाहिए, रेशनल होने चाहिए। परिणाम कुछ भी आए लेकिन तुम्हें सेटिस्फैक्शंस मिलने चाहिए। तो एक जो प्लेयर होता है बच्चे, वो गेम को क्या करना चाहता है, जीतना चाहता है, और अपने प्रॉफिट को क्या करना चाहता है, बढ़ाना चाहता है। और आप अपने प्रॉफिट और अपने बेनिफिट्स को तभी बढ़ा सकते हैं जब आप रेशनल डिसीजंस लें गेम के अंदर। इसी को बच्चे बोलते हैं रेशनल बिहेवियर या विवेकपूर्ण व्यवहार बोला जाता है बच्चे। और जर्नलिस्ट, गेम को जीतने के लिए बच्चे तुम्हें क्या करनी पड़ेगी, स्ट्रेटेजिक बनानी पड़ती है, रण कौशल की जरूरत पड़ती है। गेम ऐसे नहीं जीता जाता है, गेम के लिए एक स्ट्रेटेजी की जरूरत पड़ेगी। और उस स्ट्रेटेजी, तुम एक बेहतर स्ट्रेटेजी कब बना सकते हो, जब तुमने पहले कोई गेम जीता है किसी स्ट्रेटेजी के द्वारा, तो तुम क्या करोगे, फ्यूचर में, भविष्य में अगर कोई समस्या आया, तुमने क्या किया, उसी स्ट्रेटेजी को लगाया, उस प्रॉब्लम को क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। तो गेम को जीतने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, कि स्ट्रेटेजी की जरूरत पड़ती है। और स्ट्रेटेजिक हम क्यों बनाते हैं, क्योंकि फ्यूचर की समस्याओं का मुझे क्या करना है, आंसर देना है, प्रॉब्लम का क्या करना है, आंसर देना। इसीलिए मुझे एक स्ट्रेटेजिक बनानी पड़ेगी एग्जाम को
क्रैक करने के लिए, किसी कंपटीशन को जीतने के लिए। देखते हो ना बहुत सारे कोचिंग वाले, अरे मैं आपको एक स्ट्रेटेजिक बनाने सिखाऊंगा, वो तो तुम्हारी स्ट्रेटेजिक है, तुम अपनी कैसे स्ट्रेटेजिक बनाओगे, क्योंकि तुम बेहतर तरीके से जानते हो ना कि पोल साइंस की कौन कौन सी यूनिट्स मैंने अच्छे से की है, तो मेरा क्या स्ट्रेटेजिक होना चाहिए क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते समय। शुरू से पहले हर एक क्वेश्चन को मैं देखते चलूं, या सीधा मैं उन क्वेश्चनों पे पहुंचूं जो जो मैंने टॉपिक्स पढ़ा है अच्छे तरीके से। आई बात समझ में? तब तो उस कंपटीशन को क्या कर सकते हो, बेहतर तरीके से जीत सकते हो बच्चे। आई बात समझ में? तो ये ध्यान में रखना है बच्चे। और पे ऑफ होता है, ठीक है, पे ऑफ का मतलब ये होता है कि एक प्रॉफिट जो होता है बच्चे वो लॉस पर ही क्या करता है, डिपेंड करता है। प्रॉफिट जो होता है वो लॉस पर ही क्या करता है, डिपेंड करता है, ठीक है। तो अगर आपको गेम जीतना है तो गेम को जीतने के लिए बच्चे हर समय क्या करना पड़ेगा, पे ऑफ करना पड़ेगा। बिना नुकसान किए कोई चीज प्राप्त नहीं होता है बच्चे। आई बात समझ में? ठीक है, तो यहां तक गेम थ्योरीज में ध्यान में रखना है।